आप सभी का स्वागत है। क्या सत्ता का रास्ता अब रेवड़ियों से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र में हमने हाल में देखा किस तरीके से महायुति लाड़की बहना योजना के दम पर बड़ी जीत दर्ज कर पाई। उसी से प्रेरणा लेते हुए शायद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बोल रहे हैं कि हर महिला को 2100 रुपए देंगे। आखिरकार रेवड़ियां कहां तक हम देते जाएंगे और ये लकीर कब खिंचेगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एजेंडा आज तक में मौजूद हैं आर्थिक मामलों के कई सारे जानकार। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ का। जोरदार तालियां। उनके बगल में बैठी हैं कांग्रेस की तेज तरार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। हमारे साथ हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, इसी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और अर्थशास्त्री डॉक्टर अरुण कुमार। तो स्वागत है आप सभी का। गौरव जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि रेवड़ियां गड़बड़ है, इसी से राजनीतिक पतन होता है, और आप बड़े जोर शोर से मुखालफत करते थे रेवड़ी कल्चर की। अब तो लग रहा है कि बीजेपी ही इस रेस में सबसे आगे की, सबसे ज्यादा रेवड़ियां बांटे जाओ। देखिए, कोई भी इकोनॉमी में फ्रीबीज अगर आप डेडिकेटेड देते हो, कोई इश्यू के बेस्ड फ्रीबीज देते हो, बजटेड एलोकेशन के साथ देते हो, तो वो खराब नहीं है अगर आप उसका प्रॉपर एलोकेशन करते हो। पर ऐसा नहीं हो जैसे झारखंड में हो रहा है, वृद्ध पेंशन बंद करके मैया स्कीम का पैसा, मतलब सासू जी का पेंशन बंद, बहू को पेंशन चालू, वो गलत है। पर इसी कल्चर के तो आप खिलाफ थे ना। आप तो पहले जोर से रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बता रहा हूं गलत क्या है। गलत ये है कि आप अनाउंस कर देते हो कि मैं 1500 रुपए प्रति महिला को दूंगा। हिमाचल में अनाउंस हुआ, अभी तक कितनों को मिला? आप अनाउंस कर देते हो कि मैं 3000 रुपये प्रति माह हर व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दूंगा, कितनों को मिला? हालात ये है कि जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, सुप्रिया जी हैं, सौरभ जी हैं, आप सौरभ जी की बात करें तो आपको जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली में पहली बार 31 साल में पहली बार दिल्ली में रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है। दिल्ली जैसे राज्य में जिसमें रेवेन्यू के कलेक्शन है। सौरभ जी, आपका एक राज्य है पंजाब जहां पे आपकी सरकार है, डेट का जीएसडीपी का हाईएस्ट 50%, मतलब जितनी पंजाब की जीडीपी है उसका 50% उधारी है। ये हाईएस्ट है इंडिया में। सेकंड हाईएस्ट सुप्रिया जी अपना हिमाचल, 43% डेट। और हिमाचल में सरकार के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने का पैसा नहीं है, पेंशनर्स को पैसा नहीं मिल रहा है। आपने सुना होगा 25 रुपए टॉयलेट की सीट पर टैक्स लगाने की योजना थी, आपने बड़े लेवल पे उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा टॉयलेट कर नहीं लगेगा। तो अब वो कौन सा कर लगा रहे हैं आपको पता? मिल्क सेस, मतलब दुग्ध उत्पादकों को पैसा देने के लिए हिमाचल में इलेक्ट्रिसिटी सेस लग रहा है। तो कहने का मेरा 3 इश्यूज है इसमें। पहला, फ्री बीज डेडिकेटेड नॉट फॉर गेटिंग वोट्स ओनली। 3 महीने पहले इलेक्शन के चालू करो, इलेक्शन होते ही वो खत्म, फिर वापस 4 महीने पहले चालू करो, वो गलत है। नंबर 2, उसका एक बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। आज ऐसा क्यों है राहुल जी? ऐसा क्यों है कि देश में जो पहले के डेट टू जीडीपी के जो राज्य हैं, पहले 3-4 या तो आम आदमी पार्टी के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं, दूसरी पार्टियों के क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बिना एलोकेशन के चालू कर दिया बजट। तीसरा राज्य में बात करूं तेलंगाना की, अक्टूबर में शिक्षकों को अपॉइंट किया तेलंगाना, अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली। तो ये खटाखट वाला जो रेवड़ी है ना, खटाखट शास्त्र, खटाखट नोमी इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ये खटाखट में ये दे दूंगा, खटाखट में ये दे दूंगा, आपका बजटरी एलोकेशन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, फिर आप टॉयलेट पे टैक्स लगाने की बात करते हो। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल जैसे राज्य में इतनी अति कर दी कि अब आपके पास, सरकार के पास पैसे नहीं है, आपको अपने होटल बेचने पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता ये खटाखट रेवड़ियां बांटने का कल्चर बहुत खतरनाक है, न केवल आपकी सरकारों के लिए बल्कि देश की तिजोरी के लिए भी? आपको, मेरे फेलो पैनलिस्ट को और यहाँ पर जो दर्शक हैं जो टीवी के माध्यम से इवेंचुअली इसको देखेंगे, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और हमारे यहाँ एक लाइन कही जाती है, कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो पाप। आपने जाकर उत्तर प्रदेश में अनाउंस किया था, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आज भी पूरा उत्तर प्रदेश वेट कर रहा है। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, राजस्थान में 500 पे सिलेंडर देने वाले थे, तमाम जगह हरियाणा में 500 पे सिलेंडर देने वाले थे।
तो आप खटाखट नौमी मत करिए, आप कछुआ गति से चलिए, लेकिन कछुआ गति से 2 करोड़ सालाना रोजगार बना दीजिए। कछुआ गति से आप इस देश का जो आपने कर्जा बढ़ा दिया उसको खत्म करिए। कर्जे की बात बीजेपी करती हुई थोड़ी अजीब सी लगती है। ये सारी बातें व्हाट्सएप के खर्रे पर पढ़ने पे मजा आता है। इस देश का जो डेट था वो 55 लाख करोड़ था जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। अभी पता है कितना है? 220 लाख करोड़। जो 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो अकेले मोदी जी ने कर दिखाया। 55 लाख करोड़ कर्जे को 220 लाख करोड़ पे। पर जो सवाल पूछा गया आप जवाब ही नहीं दे रहे। आपने मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात सुनी, मुझसे भी आज मंत्रमुग्ध होकर आप दिखाइए। ये मेरी आपसे थोड़ी शिकायत रहती है। आज जैसे आप मंत्रमुग्ध वहां थे वैसे आज मुझे भी दिखाइए। थोड़ी मोहब्बत मेरे लिए भी आज रखिए। तो मेरा अपना मानना है कि योर इकोनॉमिक पॉलिसी कैन नॉट बी अ फंक्शन। आपकी सरकार क्या है? आप रेवड़ी किसका शब्द है? रेवड़ी बीजेपी का शब्द है। रेवड़ी शब्द प्रधानमंत्री ने बोला। और जो रबड़ी आप चटा रहे हैं अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को, उनका क्या? 16 लाख करोड़ आप इस देश के पूंजीपति के माफ करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताती हूं। 10 सिख कंपनीज थी। उन 10 सिख कंपनीज का करीब 42,000 करोड़ बकाया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। वो 10 की 10 कंपनियां अडानी जी ने 16,000 करोड़ में खरीद ली, करीब 74% हेयरकट। ये रबड़ी है या रेवड़ी है? पहले मुझे ये बताइए। आप कॉर्पोरेट टैक्स काटेंगे। कल का इंडियन एक्सप्रेस का फ्लायर स्टोरी, कॉर्पोरेट टैक्स आपने काट दिया। कॉर्पोरेट नौकरी तो बना नहीं रहा है, ना लोगों की आय बढ़ा रहा है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता जा रहा है। तो आप सारे काम पूंजीपतियों के लिए करिएगा, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा है। और अगर गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, और इसका एक इकोनॉमिक रैशनल है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। मोटे तौर पे इकोनॉमी का क्या रैशनल होता है? उपभोग आप करिएगा, आप जूते चप्पल कपड़े खाना वाना ज्यादा खाइएगा तो जो कंपनियां वो बनाती हैं वो उसको ज्यादा बनाएंगी। जितना ज्यादा बनाएंगी उतना ज्यादा निवेश करेंगी, जितना ज्यादा निवेश करेंगी उतनी ज्यादा नौकरियां बनेंगी, जितनी नौकरी बनेगी उतना लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान की सेविंग्स आधी हो चुकी है। 11.5 लाख करोड़ थी 19-20 में, आज 6.5 लाख करोड़ के आसपास है। गोल्ड लोन, अपना सोना, अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के इस देश का मध्यम वर्ग और गरीब महिलाएं अपना घर चला रही हैं। 51% गोल्ड लोन में इंक्रीज हुआ है। मंगलसूत्र की बात आप करते थे, आप लोगों का मंगलसूत्र गिरवी रखवा रहे। पर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप बोल रही है मेरे को सुनिए, सुनते रहिए, लेकिन जवाब का मैंने बोला कि आपने जवाब दिया। आपने हिमाचल प्रदेश में इतनी स्थिति खराब कर दी कि आपके मुख्यमंत्री को आपके होटल्स बेचने पड़ रहे हैं सरकार के, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं। यहाँ पर अभी आपकी कोलीग बैठी हुई थी, वो हिमाचल प्रदेश गई थी और उन्होंने इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के पार्ट्स आपके चैनल पर चले और सुक्खू जी ने एक एक बात का खंडन और एक्सप्लेनेशन भी दिया, लेकिन आप लोग अपने लोगों का इंटरव्यू ही नहीं मानते हैं। मैं आपको बताती हूं हिमाचल में क्या हुआ। हिमाचल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एजेंसी जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट का असेसमेंट करने, वो गई पब्लिक डिजास्टर मैनेजमेंट का असेसमेंट करने। 9,200 करोड़ का बना कि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। आपके शांता कुमार कह रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। 9,200 करोड़ आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने एनपीएस से वो ओपीएस हुए, आप उनके 9,000 करोड़ पे क्यों बैठे हुए हैं? जीएसटी का 4,200 करोड़ क्यों बकाया है हिमाचल का? ये जो व्हाट्सएप के फर्रे आते हैं ना, उसको पढ़कर यहां पर आकर बोलना बहुत आसान है। हिमाचल में जो अर्थव्यवस्था हमें भाजपा ने दी थी, हम उसको सुचक्र में लाकर 2027 में हिमाचल को पूरी तरह से आत्मनिर्भर करेंगे। और एक आपको और बात बता दूं, हिमाचल की सरकार ने दिवाली के महीने में 2 महीने की तनख्वाह और 4% डीए दिया। भाजपा की किस सरकार ने ये किया? मेरा अपना मानना है जब तक इकोनॉमी का वो सूचक्र नहीं चलेगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। आप उसको रेवड़ी कहिए, हमारी बला से इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग का इस देश के संसाधनों पर हक है और उनको मिलना चाहिए। भाजपा ने शुरू में कहा कि रेवड़ियां खराब है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो रेवड़ी पे चर्चा कराना चाहती है, वो तो रेवड़ियों को ग्लैमराइज कर रही है। ये आपने 2100 रुपए का वायदा किया कि महिलाओं को देंगे, लेकिन आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल्स हैं वो बाबू खिलाफ है। कह रहे हैं कि इससे जो दिल्ली जैसे राज्य की वित्तीय स्थिति है वो खराब हो जाएगी। दिल्ली हमेशा से साधारण तौर पे रेवेन्यू सरप्लस रहा है, यानी कि पैसा ज्यादा रहा है, खर्चा सरकार का कम रहा है। आप तो उतारू हैं कि दिल्ली को भी आपने एक तरीके से खूब सारा ऋण दे के जाना है, जैसे कि बाकी राज्यों में स्थिति है। देखिए, आज से 10 साल पहले जब पहली बार सरकार बनी बहुमत से, हमने बिजली 200 यूनिट फ्री दी, 400 यूनिट आधे दाम पे दी।
20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया, उसके बाद कई सारी चीजें दी। और 10 साल से अब तक भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ खड़ी रही। उन्होंने अपने 35% मतदाता को लगातार गुमराह किया कि ये देश के खिलाफ है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। और हमसे सवाल पूछे जाते रहे। आज सुप्रिया जी ने ठीक बात बोली, जो शब्द है रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी कह के जो गरीब का मजाक उड़ाया वो प्रधानमंत्री जी ने उड़ाया, और उनके बाद सारे भाजपा के नेताओं ने वो मजाक उड़ाया। मगर आज 10 साल बाद हम इनके रास्ते पे नहीं है, ये हमारे रास्ते पे हैं। ये कह रहे नहीं ठीक है, ये जरूरी है। अब सवाल ये है राहुल जी, देश में 75 साल से चुनावी राजनीति चल रही है, क्या कारण है कि अब लोगों को फ्रीबीज, वेलफेयर मेजर, रेवड़ी देनी पड़ रही है? इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। क्यों इनको भी देनी पड़ रही है, इनको भी देनी पड़ रही है, हम भी देने की बात करें? उसका कारण है कि पिछले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था इस हाल पे है कि जो चंद अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ये जो पूरी की पूरी हमारे देश की इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसे रास्ते पे है जहां पे बड़े बड़े अरबपति उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, और उसको कहा जाता है दिस इज गुड इकोनॉमिक्स। और गरीब को अगर कुछ 1000 करोड़ की सब्सिडी दे दी जाए तो उसके बारे में चर्चा होती है, इट इज बैड इकोनॉमिक्स। क्यों होती है? क्योंकि जो छोटा सा उद्योगपति वर्ग है जो इस देश के सभी संसाधनों को कंट्रोल करता है, वो नहीं चाहता कि गरीब को दिया जाए। वो चाहता है जो पैसा सरकार के पास है ये कॉरपोरेट के पास आए, हेयर कट के माध्यम से आए। और हमें बड़ा गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने उसको रेवड़ी कह के मजाक उड़ाया। आज हम दिल्ली में रोज 3000 जगह रेवड़ी पे चर्चा कर रहे हैं और लोग उसके अंदर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इसको रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इसको रोक देगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सके कि हम रोक देंगे या इसको चालू रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से फंसते हैं। अगर ये बोलते हैं कि इसको चालू रखेंगे तो जिन 35% लोगों को ये 10 साल से बेवकूफ बनाते रहे कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा, वो कहेंगे अब देश बर्बाद नहीं होगा, इनसे सवाल पूछेंगे। और अगर ये बोलेंगे कि देंगे तो वो बर्बाद होंगे, और ये नहीं देंगे तो जो लोग इनको वोट नहीं दे रहे वो आगे भी नहीं देंगे। इसलिए तो बहुत बड़ी समस्या के अंदर फंसे हुए, ना ये इधर जा सकते ना इधर जा सकते, फंस गए। सुब्रमण्यम साहब, ये तो एक आर्थिक चक्रव्यूह है। कितना चिंता देता है आपको ये कि जिस दिशा में देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति निकल चुकी है, क्योंकि वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। एक बार कोई रेवड़ी दो या फ्रीबी दो, जो कहना है कहो, आपने किसी को दे दी तो उससे आप वापस नहीं ले सकते। कितने चिंतित हैं आप? देखिए, अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो मैं ये कहूँगा कि रेवड़ी बांटना जेब काटना के समान है। क्यों? किसकी जेब कट रही है? वही तो बात है। तो किसकी जेब कट रही है? आम आदमी की जेब कट रही है। क्यों? इसको बारीकियों से समझें। अर्थशास्त्र जो है, सीमित साधन जो आपके पास है उसको आप किस तरह बेहतर इस्तेमाल करें, वही पूरी विद्या है। और इस विद्या में आप यदि समझें तो 100 रुपये यदि आपके पास है, टैक्स से आपने निकाल लिया, उस 100 रुपयों को आपने यदि रेवड़ी बांटने में लगाया तो अर्थव्यवस्था में सिर्फ 92 रुपये जुड़ते हैं, 7-8 रुपये जो है आपकी पानी में बह जाते हैं। इसके विपरीत यदि वो 100 रुपये आपने स्वास्थ्य में लगाया, और आज की तारीख में आंकड़ों में देखें तो हर राज्य जो है करीब जीडीपी के अनुपात में करीब 1.5-2% ही लगाता है स्वास्थ्य में, जबकि यदि 3% पे पहुंचे तो जो जेब खर्च जो होती है स्वास्थ्य में वो 2/3 कम हो। और इसमें मैं हमारे सारे व्यूअर्स को याद दिला दूं, सबको याद होगा 3 इडियट्स मूवी में वो जो सीन है राजू कि उनके घर पे जब जाते हैं तो माँ बोलती है कि मेरी इतनी खर्च जो है उनके पिताजी के इसमें स्वास्थ्य में हो जाता है। तो यदि 100 रुपये यदि स्वास्थ्य में खर्चा करें तो उससे जो अर्थव्यवस्था में जो जुड़ती है, क्योंकि काबिलियत बनती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पे
दो तरह की राजनीति होती है। एक वो माई बाप की राजनीति, माई बाप की राजनीति ये कि एक्चुअली नेता माई बाप चलो बांट दिया कुछ एक मछली इधर उधर, और दूसरी राजनीति जो आत्मनिर्भर बनाने की राजनीति, यानी कि लोगों की काबिलियत बनाई, मछली पकड़ना सिखाया, और जिससे कि एक्चुअली एक आम आदमी जो है अपने सपने जो है उसको साकार करने की क्षमता रखता क्या है। है इसी को लेके इतनी बड़ी बहस है। और इसी में कह रहा हूं, उसमें मैं जैसे कि सरकार कहती है हम आपको मुफ्त अनाज देंगे, तो आपके हिसाब से वो रेवड़ी है या किसी को आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं? ये अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि इसको भी बारीकियों से समझना है। ये हमेशा एक टेंडेंसी रहती है मीडिया में कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट मतलब दोहरे तरीके में उसको बताने की। ये एक बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पॉवर्टी की बात कर रहा है, कई आंकड़े बताए गए जो मेरे अनुसार एक्चुअली गलत है। यदि आप पॉवर्टी देखें तो 2012 में जो 12.2% थी वो 2022 में 2.2% आ गई। ये एक्चुअली ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन की स्टडी है, मैं अपनी नहीं बता रहा। अब ये जो कम हुआ है 10%, ये ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी से उभर के आए हैं, तो इनको यदि एक भी शॉक अभी लग जाए तो दोबारा गरीबी में चले जाएंगे। तो इसीलिए इनको जो सोशल सेफ्टी नेट जो बोलते हैं वो देना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में सोशल सेफ्टी नेट जो गरीबों के लिए वो उतना अच्छा है नहीं। तो इसीलिए जब ये सेफ्टी नेट देते हैं, ये शॉक से थोड़ा शॉक प्रूफ करने के लिए, ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा, नोबेल लॉरिएट गैरी बेकर जिन्होंने मुझे सिखाया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, उनकी रिसर्च भी बतलाती है कि वल्नरेबल लोगों के लिए जब आप एक्चुअली इस तरह की सेफ्टी नेट बताते हैं तो ये क्षमता बनाने वाली हुई। क्यों? ये बहुत अहम है समझना कि कोई गरीब इंसान जो है हमसे कम क्षमता वाला नहीं होता, बस उसका सोच ये होता है कि अगला मेरा कहां से आएगा, अगला मेरा वो थाली कहां से आएगा। तो जब गरीबी से उभर के आता है तो सोच बदलती है और दूरदर्शी बनती है पढ़ाई में, स्वास्थ्य में लगाने का। तो ये सोच जो बदलने का काम है, यही क्षमता बनाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। बनाने के लिए अगर पैसे खर्च हो अरुण कुमार जी, तब किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुस्तान में तो टीवी मुफ्त में दी जा रही है, वॉशिंग मशीन मुफ्त में दी जा रही है, तो रेवड़ी है इस तरीके नहीं। पर राजनीतिक पार्टियां उसी दिशा में बढ़ती जा रही हैं। कोई नहीं कह रहा, आज की तारीख में बीजेपी भी नहीं कह पा रही कि रेवड़ियां खराब हैं। वो कहनी ठीक है हमें ये रेवड़ी नहीं देनी, हम दूसरी रेवड़ी देंगे। लेकिन रेवड़ियों की दिशा, अगर आपसे पूछा जाए कि जिस दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था निकल चुकी है, राजनीति निकल चुकी, इसी दिशा में हम बढ़ते रहे अरुण कुमार जी, तो अगले 5-10 साल में इसका भारत की तिजोरी पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसमें मैं एक अंतर डालना चाहूंगा केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में। केंद्र सरकार में यदि आप देखें तो जैसे आयुष्मान भारत में अभी शोध दर्शाता है साफ साफ कि पहली बार 75 सालों में इनका था, सॉरी नहीं कोई मसला नहीं, बताइए सर। कोई बात नहीं। मैं इसको बता दूं इसमें एक्चुअली कि पहली बार 75 सालों में पहली बार जो जेब खर्च है स्वास्थ्य में वो 50% से कम हुआ। वैसे ही आप देखें तो जो आवास योजना, घर बनाने की, सब क्षमता बनाने वालों, तो राज्यों में ये हमने जरूर देखा है कि रेवड़ी बांटने की जो एक प्रथा है ज्यादा हुई है, उसको कम करना जरूरी है। और इसमें मेरे अनुसार राज्य जो है केंद्र से सीखें, ये मेरा उनसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी की राज्य सरकारें ठीक नहीं कर रही, केंद्र सरकार ठीक कर रही। लेकिन अरुण कुमार जी को जवाब देने दीजिए कि अगर इसी दिशा में हम बढ़ते रहे तो 10 साल में हम कहां पहुंच सकते हैं? देखिए, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पे बहस हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस किया कि सबको एक लिविंग वेज होनी चाहिए। 75 साल पहले ये प्रॉमिस दिया, आज तक लिविंग वेज नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर आप एक स्लाइस ऑफ टाइम में देखेंगे तो एक उत्तर मिलेगा, आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे एक दूसरा उत्तर मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में हुआ क्या है कि हमारे देश में, जैसे कि सबने कहा, असमानता बेतहाशा बढ़ी है। इसके चलते हुए जो नीचे का तबका है और उसमें असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया कि 30 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर किया है और उसमें से 94% बता रहे हैं कि वो 10,000 रुपये से कम कमाते हैं प्रति माह, यानी कि वो 1,20,000 रुपये साल कमाते हैं और वो टैक्स के लेवल से नीचे हैं। और उन्होंने फिर एक 15 अगस्त की स्पीच में बताया कि सिर्फ 15 मिलियन इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं हमारे देश में जो इनकम टैक्स वगैरह पे करते हैं, यानी कि 1.1% इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं और जो 94% है वो गरीब हैं। इस स्थिति में हुआ क्या है कि अब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहना पड़ रहा है कि आज हम क्या देंगे। जो आम आदमी है वो इसमें विश्वास नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हम करेंगे, लॉन्ग टर्म में गरीबी खत्म हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में शिक्षा हो जाएगी। शिक्षा का कितना अभाव है।
एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हमें बताती है कि अभी जो 2024 में आई कि 14 से 18 साल के 40% बच्चे वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य का हाल आप देख लीजिए। तो जब इतनी बुरी हालत है तो इसलिए आज जो कॉमन मैन है वो कह रहा है कि भाई मुझे आज मेरे हाथ में मिलना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म में विश्वास नहीं रखता। अब लॉन्ग टर्म का जो क्या चक्कर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में नहीं विश्वास रखते तो जो आपकी क्राइसिस और बढ़ेगा, क्योंकि जब तक आप रिसोर्सेज और नहीं रेज करेंगे तो आप कैसे ज़्यादा खर्चा करेंगे। और जो FRBM है उसमें हमने देखा कि FRBM में जब कैप लगा हुआ था कि 3% फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, 0% रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए, लेकिन हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6% के आसपास चल रहा है। उसका एक ग्लाइड पाथ जरूर है लेकिन उसके आसपास ही चल रहा है। स्टेट्स का जो है वो 3% है, वहाँ पे उनको कैप कर दिया है, लेकिन सेंटर पे कैप नहीं है। इसके चलते वो जो डेट का जो रेशियो है GDP का सेंटर का वो 80% पहुँच गया, जबकि स्टेट्स में जैसे आपने कहा पंजाब में सबसे ज़्यादा वो 50% करीब है। तो जो सेंटर की प्रॉफिटेसी है उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिसोर्स एलोकेशन है जो सेंटर से जो जाता है स्टेट्स को, वो फाइनेंस कमीशन ने कहा 41% होना चाहिए, लेकिन कहीं 31% पहुंचा, कहीं 35% पहुंचा, क्योंकि आपने जो रिसोर्स रेजिंग है वो आपने जो सेस के थ्रू कर लिया, सरचार्ज के थ्रू कर लिया, जो कि स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता है। तो स्टेट्स के रिसोर्सेज कम हो गए, इसलिए उनका क्राइसिस बढ़ गया, उनका डेट बढ़ गया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमको लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जब तक उनको नहीं रिजॉल्व करेंगे, आम आदमी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हम इसी तरह बहस करते रहेंगे। गौरव वल्लभ, आपकी सरकार के आर्थिक मॉडल की आलोचना ये है कि आपने कंपनियों के टैक्स कम किए, उससे कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, लेकिन ना उन्होंने अर्थव्यवस्था में निवेश किया, ना उन्होंने अपने ही कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाई। तो सुप्रिया श्रीनेत, सौरभ भारद्वाज आपकी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार आपके सरकार के दोस्तों के लिए चल रही है, उनको तो मुनाफा मिल रहा है लेकिन आम आदमी को नहीं मिल रहा। राहुल जी, आज आपने बहुत एक स्ट्रेटेजिक काम किया। मेरे और सुप्रिया जी के बीच एक ही माइक रखा है, मेरा माइक नहीं रखा है, तो एक जना ही बोल सकता है। ये तो जिसने भी किया बड़ा होशियारी का काम किया, इससे कभी भी ये बहस मेरे काबू के बाहर नहीं जा सकती। वाह, तो आ गए प्रोड्यूसर साहब। तो आइदर आई कैन स्पीक और शी कैन स्पीक। तो वो लोग रंग मिला के भी आए, ऑलमोस्ट एलाइज हैं दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मैं एक एक सवाल का जवाब देता हूँ। मैम ने एक आंकड़ा दिया कि 2014 में 55 लाख करोड़ का डेट था, तो जीडीपी क्या थी मैम? जीडीपी 125-150 लाख करोड़ की थी, आज जीडीपी 400 लाख करोड़ की है। एक भी इमर्जिंग इकोनॉमी का उदाहरण दो जहां पे एबनॉर्मली हमारा डेट टू जीडीपी उन इमर्जिंग इकोनॉमी से ज्यादा हो। ये रोज कि इतना जीडीपी थी, इतना डेट हो गया, इतना पड़ गया। अरे उस समय जीडीपी 150 लाख करोड़ की थी, आज 400 लाख करोड़ की जीडीपी है। तो आप जब डेट की बात करो तो डेट टू जीडीपी की बात किया करो। सेकंड बात, आपने भी प्रश्न किया, मैम ने और सौरभ जी ने भी बात करी कि भाई टैक्स को। अब मैं राहुल जी, जिन लोगों को लोन वेवर और लोन राइट ऑफ का अंतर नहीं आता, मैं उनसे क्या बात करूं? मैम, राइट ऑफ इज डिफरेंट देन वेवर। एक एक पे बात करें मैम, ये तू मैं हो जाएगा। मैं तू मैं की बात नहीं कर रही हूं। मैम बहुत अच्छे से सुनो। ऐसे ही आप लोन वेवर की बात हमें समझाते थे जब आप बहुत उधर अच्छे थे, से सुनूंगा, और आप उधर जाके बहुत अच्छे से सुनूंगा मैं आपकी बात, बहुत अच्छे से। मुझे इकोनॉमिक्स मत पढ़ाइए यहाँ पर, वो XLRI में पढ़ाइए। एक पे बात करें ना, इतना आप उग्र मत हुई है, मैं शांत स्वभाव का हूँ। वो तो सारा देश देख रहा है कितने शांत स्वभाव के। ठीक है, आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। If he is going to Twitter me, I'm not going to sit here and listen. आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। मैं आपकी सारी गालियां सुनूंगा, आप चिंता मत करो, बिना सुने नहीं जाऊंगा, बस प्रॉमिस। तो लोन डेट टू जीडीपी की बात करी, जो लोन वेवर और लोन राइट ऑफ का अंतर नहीं जान रहे हैं मैम, जो आपने आंकड़ा दिया वो लोन राइट ऑफ का था। राइट ऑफ में राइट टू रिकवरी नहीं जाता है, बैंक्स राइट टू रिकवर करते हैं, लोन राइट ऑफ की रिकवरीज हुई हैं, जितने राइट ऑफ हुए हैं वो सारे जीरो रिकवरी पे नहीं जाते हैं। आप उसको रोज राइट ऑफ को रिकवरी समझ जाते हो और कहते हो इतने लाख करोड़ का लोन माफ हो गया। कमिंग टू द कॉर्पोरेट टैक्सेस और जो टैक्सेस में कंसेशन है, देखिए ग्रेजुअली कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश का, भारत, चीन, जिससे मैं अपने देश की इकोनॉमी की तुलना करता हूं और करना चाहता हूं, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ग्रेजुअली होगा,
बिना फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आप सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को लगातार नहीं पा सकते। पर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपका सवाल यह है कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स कम किए, कंपनियों ने ज्यादा निवेश नहीं किया उससे, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट्स क्लीन कर ली, अपने मुनाफे कमा लिए, ना उन्होंने अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाई। ये तो डेटा बता रहा है। देखिए 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ 100 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस का एजेंडा का विजन का एलोकेशन इस बजट में दिया गया ऑन कैपेक्स। और जैसा दो इकोनॉमिस्ट जिनकी मैं दोनों की बहुत इज्जत सरकारी करता हूं, इन्वेस्टमेंट, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट में भी आ वो रहा कह रही है ना कि यू आर रनिंग द मैं गवर्नमेंट, प्राइवेट अपने पे भी दोस्तों आ के लिए रहा आप चला रहे हैं। मैं प्राइवेट पे भी आ रहा हूँ। प्राइवेट पे भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी का वो स्टॉल नहीं हुआ है, वो स्टॉल नहीं हुआ, वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो बढ़ रहा है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि वी हैव टू इंक्रीज दैट ग्रोथ और उस पे काम करना है। दैट इज द रीजन हम 100 लाख करोड़ 100 ट्रिलियन का कैपेक्स, पब्लिक कैपेक्स को बढ़ा के उस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा दोनों इकोनॉमिस्ट ने कहा, जिनकी मैं दोनों की पर्सनल लेवल पर इज्जत करता हूं और दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुनता हूं, कि अल्टीमेटली आपको कैपेक्स बढ़ाकर ही लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में ये जो कैश डिलीवरीज है, ये मॉडल इज नॉट लॉन्ग टर्म, बट एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म भी हमें उनका हाथ हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देखो, भले कोई भी स्कीम हो गवर्नमेंट की, भले ही 55 करोड़ लोगों के खाते खुलवाने की बात हो, भले ही वो 4 करोड़ लोगों को घर देने की बात हो, भले ही वो आयुष्मान भारत में सबको हेल्थ का राइट देने की बात हो, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सुप्रिया जी, गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि हमारा जोर है कि हम कैपेसिटी बिल्ड करें अर्थव्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करें, और वहां पे जितना ये सरकार खर्च कर रही, इससे पहले किसी भी सरकार ने नहीं खर्च किया। जैसे चीन करते थे पब्लिक वर्क्स पे स्पेंडिंग, वैसे अब भारत की सरकार करे। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझे इकोनॉमिक ज्ञान देने से पहले 4 चीजों का जवाब बीजेपी दे दे। आप हेल्थ टू जीडीपी रेशियो, एजुकेशन टू जीडीपी रेशियो, इनोवेशन फंड टू जीडीपी रेशियो, R&D टू जीडीपी रेशियो, ये मैं रेशियो की बात कर रही हूं, ये सब लगातार पिछले 10 साल में कम हुए हैं। हम एजुकेशन, आप आज 100 रुपए कमा रहे हैं, अगर पहले आप 50 रुपए कमाते थे और 10 रुपए अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्चा करते थे, और 100 रुपए कमाने पर भी 10 खर्चा कर रहे हैं, तो आप कम खर्चा कर रहे हैं एजुकेशन पे। ये काम किया है बीजेपी ने पिछले 10 सालों में एजुकेशन, हेल्थ जैसे सेक्टर्स में। ये पहली बात। एब्सोल्यूट नंबर्स में पिछले 3 साल में एजुकेशन और हेल्थ का बजट कटा है, ये मैं पहला बोलना चाहती हूं। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल होना चाहिए। फिर आपका पहला तिमाही Q1 का कैपिटल एक्सपेंडिचर तो चलिए कम था, आपने कहा चुनाव था, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा था। Q2 का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कम है? किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? और यहां पर जब हम बात करते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की, आशा करती हूं कि आपने बीजेपी वालों को जीरो समझा दिए होंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम 5वीं नंबर इकोनॉमी बन गए। हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? $2277, $2,277 पर पर्सन। अमेरिका का 65,000, चाइना का 12,000, और जिस यूके को हमने पछाड़ा है उनका 45,000 है। हमारा 2,277 है। और मुझे आप एक बात बताइए, ये इंडिया शाइनिंग मूवमेंट है, किसकी हम बात कर रहे हैं? यह सच नहीं है कि इस देश में बेरोजगारी भयावह है? क्या यह सच नहीं है कि लोग आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि इस देश में आर्थिक असमानता, इनकम इनइक्वालिटी इज एट अ अलार्मिंग लेवल? और उसके बाद मैं जानना चाहती हूं जिस बात को इन्होंने बोला, असलियत यह है कि लोन रिकवरी 10% भी नहीं हो रही है राइट ऑफ पर। तो यह किसकी गलती है? आप बड़ी बड़ी कंपनीज को एनसीएलटी पहुंचा देते हैं कि उस पे ईडी इनकम टैक्स का प्रेशर लगाकर, फिर वो, मैंने आपको 10 कंपनी का एग्जांपल दिया, नाम के साथ और दे सकती हूं। 62,000 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक का बकाया था, 16,000 करोड़ पे क्यों बिक गई? तो ये सरकार किसके लिए चल रही है, मैं ये जानना चाहती हूं। आप एजुकेशन और हेल्थ पे कम खर्चा करेंगे, आप मध्य, चलिए सब कुछ भूल जाइए, आप सब लोग मिडिल इनकम, हम लोग ग्रुप हैं, हम यहां पे ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग हैं। $25 बिलियन इस सरकार ने रशिया से कच्चा तेल खरीद कर बचाया, बहुत अपनी पीठ ठोकी। $25 बिलियन वर्थ ऑफ सेविंग। एक पैसा आपका कम हुआ पेट्रोल डीजल एलपीजी के बिल में? बताइए मुझे। डीरेगुलेशन का मतलब है अगर कच्चे तेल का दाम गिरेगा, जो कि गिरा, 70 से कम पर आ गया, आप अभी भी हमसे वही चार्ज कर रहे हैं जो आप 95 पे कर रहे थे। क्यों इस मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी जा रही है?
तो मैं सवाल ये पूछना चाहती हूं कि ये सरकार किसके लिए चल रही है, किसके लिए पॉलिसीज बन रही है? जवाब दीजिए। और आप ये इसका क्या सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, पहले भी उन्होंने यही सवाल पूछा था आपसे। देखिए, मैंने तो जवाब दिया। मैंने तो इनको ये भी कहा कि वेवर और राइट ऑफ में, इन्होंने कहा चलो इनको समझ मैंने आ तो गई। रिकवरी आपसे एक 10% मिनट, पूछ ली ना, मैम, बताइए मैम, उसमें। मैम आराम से सुनो ना। आपका झूठ क्यों सुनूंगी आराम अरे से? मैम आराम से सुनिए। आराम से मैंने झूठ थोड़ी वेवर- सुना जाता है, सच सुना जाता है आराम से, जैसे आप मंत्रमुग्ध होके मुझे पता सुन रहे नहीं। हैं। अब मैडम आप पहले बोल लीजिए 30 सेकंड, और मेरे भी इनको दे दो भाई, फिर मैं बोल लूंगा। मैं ले लूंगी, मुझे किसी को देना नहीं पड़ेगा नहीं वक्त, देते अपने आप छीन लूंगी। फिर ये तो छीना आप बोलिए। झपटी पे बात आ गई है। मेरा माइक इधर रखा, छीन ना ले। ये हाथ में है मेरे पास एक और। तो मैंने इनको डेट टू जीडीपी की बात करी, आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने फिर कहा कि भाई 100 लाख करोड़ का पब्लिक एक्सपेंडिचर कैपेक्स में होगा, दैट इज कमिटमेंट। अब ये Q1 Q2 में आगे, मैम ऑलवेज Q3 और Q4 में कैपेक्स ज्यादा होता है हिस्टोरिकली, एंड दैट इज देयर इज In the last 3 years, track the data, गौरव वल्लभ जी। डेटा पर झूठ मत अरे बोलिए ना, मैम, डेटा पे गलत बात नहीं मैम, करनी अब चाहिए। मैं आप एक बार आप सुन लीजिए, फिर रिएक्ट करना ना एक साथ। फिर आपने कहा कि चलो हमने राइट ऑफ किया पर रिकवरी कम हो रही, मान लिया ना इन्होंने कि राइट ऑफ और वेवर में रिकवरी भी मैम अच्छी हो रही है और डे बाय डे बढ़ रही है। 10%। मैडम आपको पास डाटा नहीं है, आप गलत डाटा कोट कर रही है। फिर आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रिबेट क्यों दी। आज पूरी दुनिया में, राहुल जी, पूरी दुनिया में एमर्जिंग इकोनॉमीज में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है पूरी दुनिया में, और कोई देश नहीं है जो हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। यहाँ आकर आपको सर, भारत क्यों खराब जो है, अभी वो जो बोलने- जो अभी तिमाही के नतीजे आए, राहुल जी, सर, मेरे को अभी- बात- 6% पूरी inflation, बात नहीं, करने नहीं, दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड। फिर बोल। अरे गौरव वल्लभ साहब, आप अर्थशास्त्र के बड़े प्रोफेसर हैं, पर 6% सवाल सुन growth, लीजिए। 6% अभी जो inflation, क्वार्टर high 2 growth के और रिजल्ट्स आए इकोनॉमी आंकड़े के, पढ़ के उसमें आइए तो आप। बहुत बड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, अर्थव्यवस्था धीमी चल रही है और Stagflation इन्फ्लेशन की ओर जा बढ़ रहे रहा हैं। है, हम इन्फ्लेशन बढ़ stagflation रहा की ओर जा है। रहे हैं, stagflation मैं भी की ओर वही जा पूछ रहे रहा हूँ मैडम। राहुल जी, हाँ हाँ, 7% की प्रोजेक्टेड ग्रोथ है फॉर FY25, जो कि डाउनवर्ड रिवाइज करनी पड़ रही है। और 7 अभी ये डाउनवर्ड अपवर्ड तो ड्यूरिंग द ईयर होता है, पर मैं तो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, रिजर्व बैंक के प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूं, जिन पे मुझे विश्वास है। 7%। मुझे एक बात बताइए, और मैं यहां पर सबसे पूछता हूं, ऐसी कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है जो 7% से ग्रो करने की प्रोजेक्शन दे रही है? आप बताइए राहुल जी, ऐसी कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है? ये सूडान और पैलेस्टीन और ये एग्जांपल मत देना। आई एम आस्किंग, कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है जो 7% का प्रोजेक्शन दे रही है? ऐसी कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है जो अगले 5 साल तक 7 से 8% की ग्रोथ IMF वर्ल्ड बैंक जिसकी प्रोजेक्ट कर रहा है? ऐसी कौन सी इमर्जिंग इकोनॉमी है? तो अब आपको क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम $2,500 है, सही है, दैट इज करेक्ट, पर 2014 में कितनी थी? क्या हम ग्रो नहीं कर रहे? अब $2,500 है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, पर हमें अब $10,000 और $12,000 और $15,000 बनानी है, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं, उसी के लिए तो बात हो रही है। अब हम हमेशा ये सौरभ अगर मैं- भारद्वाज, नहीं, अब क्या होगा, कांग्रेस बीजेपी हाईजैक कर लेंगे? नहीं, अरे वो अच्छे नहीं, पर ये नहीं हो सकता सुप्रिया जी। देखिए, ये मंजूर नहीं है बाकियों को। छोटा सा पॉइंट, सौरभ जी 10 सेकंड ले रही हूँ आपके। वो बोल रहे हैं आपके एलाई नहीं है भाई, वो दिल्ली में, उनका टाइम आप ले रही हैं। संभ्रांत व्यक्ति हैं, एलाई होना हो, संभ्रांत व्यक्ति वो हैं। कुछ नहीं बोल रहे मैं चुनाव में बताऊंगा फरवरी में। 5.4% जीडीपी ग्रोथ और 6% इन्फ्लेशन, ये अगर ये आपकी उपलब्धि है तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आप इसको उपलब्धि बुला रहे हो। एक चीज और यहाँ पे छोटी सी बोल देना चाहती हूँ, इधर उधर की बात ना करना, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। आप ये मानते हैं कि बेरोजगारी है, आप मानते हैं महंगाई है, आप मानते हैं आर्थिक असमानता है, या आप भी कह रहे हैं मैं लहसुन प्याज नहीं खाता? आप भी कहना शुरू कर दिए क्या आजकल, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, पकौड़े तल लो, पान की दुकान लगा लो? सौरभ जी, आपकी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल की शिकायत यह है कि आप रेवड़ियां तो देते हैं, फ्रीबीज तो खूब दी, बिजली पानी, लेकिन आपने अर्थव्यवस्था पर उस तरीके से पैसा खर्च नहीं किया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिस तरीके से शीला दीक्षित के टाइम पे इतने बड़े पुल बने, बड़ी सड़कें बनी। आप क्या ऐसा कुछ दिखाने को नहीं, आप क्या लेके जाएंगे वोटरों के पास रेवड़ियों के अलावा? देखिए, शुरुआत में जो लोग हमारा विरोध करते थे, अब वो हमारे साथ हैं, और जो दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस,
फ्लाईओवर्स के ऊपर काम हुआ है, वो सामने दिखता है। हाँ, एक वक्त था जब कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ के वक्त पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने थे। ऑब्वियसली उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग थी, दिल्ली को जरूरत थी, तो कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले 2010 से पहले बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने थे। मगर आज जो हम इन आंकड़ों की बात कर रहे हैं ओवरऑल, आप आंकड़े बता के एक बहस के अंदर एक दो पॉइंट आप स्कोर कर सकते हैं, मगर राहुल जी, जो आदमी आपके आज तक को अपने घर पे बैठ के देख रहा है, वो इस बात को जान रहा है कि आज जितनी गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पहले से बदतर हुई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़ों को लेके ढोल बजा सकती है, वो बजा रही है लगातार। मगर जब वही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, तो वो उसकी पोल भी खुल रही है साथ साथ। आप ही की राज्य सरकारों को 2000 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना इलेक्शन से पहले अनाउंस करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी जा कहीं नहीं रही है, पर आप ढोल बज रहा है। आपसे सवाल ये है ढोल कि आपने लगातार कहा बज रहा कि है। दिल्ली में जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना तब केंद्र सरकार मदद कर रही थी राज्य सरकार की, अभी तो मदद कर नहीं रही क्योंकि 36 का आंकड़ा है। तो क्या दिल्ली के वोटरों के लिए बेहतर नहीं कि ऐसी सरकार रहे जिसकी केंद्र सरकार से अच्छी सेटिंग हो, कम से कम पैसा तो खर्च हो दिल्ली में? नहीं, लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने इनकी एमसीडी का शासन देखा है 15 साल, और दिल्ली के लोगों ने दो तरीके की सरकारें पिछले 10 सालों में देखी है। एक अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसके पास काम था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का आदि, और दूसरी सरकार थी केंद्र की, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर और डीडीए था। जो आज दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हाल है कि बड़े बड़े गैंग्स दिल्ली के अंदर एक्टिव हैं, हर सामान्य व्यापारी को फिरौती के लिए करोड़ों रुपए की कॉल्स आ रही हैं, फिरौती नहीं देते तो गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। ऐसा हाल दिल्ली का कभी नहीं था। तो दिल्ली को पता है कि कौन उनको डिलीवर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसलिए लोग सोच प्रोफेसर समझ के सुब्रमण्यम, ये जो है, जो बात हुई कि इस सरकार ने कंपनियों के टैक्सेस को कम किया, उससे कंपनियों को फायदा हुआ, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को और देश के साधारण नागरिक को जो फायदे की उम्मीद थी वो नहीं हुआ। तो सुप्रिया श्रीनेत और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती हैं कि भाई आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो गलत है। देखिए राहुल, पहले मैं, चूंकि मेरे जो यहाँ पे एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं ये सब आंकड़े चुन चुन के बता रहे हैं, तो इसीलिए मैं रोशनी डालना चाहता हूँ इन आंकड़ों पे, ताकि जो आम आदमी है वो ठीक तरीके से समझ पाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से। पहला, जो इनोवेशन की बात कर रहे थे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2015 में भारत जो है 85 के रैंक पे होता था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये सरकार के आंकड़े नहीं है, ठीक है, 85 के रैंक पे होता था 2015 में। 2024 की जो रैंकिंग आई उसमें 39 85 से 39। एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड बैंक जो हमारे एक्चुअली आईएमएफ के बगल में ही पेंसिल्वेनिया में एवेन्यू में, उनके आंकड़े नई न्यू फर्म क्रिएशन की 2004 से 2014 का जो अवधि था उसमें जो ग्रोथ था नई फर्म बनने की, एंटरप्रेन्योरियल जो, वो 3.2%। इसके मुकाबले 2014 के बाद ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हायर, जिससे कि थर्ड लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम आज की तारीख भारत में है, 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न, ठीक है। जो जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही थी और इन्फ्लेशन की बात हो रही थी, कोविड के बाद भारत का जो ग्रोथ है, मैं आईएमएफ में एक्चुअली बोर्ड में हूं, हर सारे 200 देशों के आंकड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रेजेंट होते हैं, मैं देखता हूं, उसमें देखता हूं जहां ग्लोबल ग्रोथ आपका 2% भी नहीं रहा है, वहां उस समय में भारत 7% से ज्यादा ग्रो किया है। ऐसे समय में जब अब तो काफी स्लो डाउन हो गया ना सर? नहीं, एक क्वार्टर का है। देखिए, ये आपको इसमें ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी नंबर जो है हमेशा एक ट्रेंड पे नहीं चलता है, थोड़े इधर उधर एक्चुअली ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। और ये मान के चलिए, मैं आज बता रहा हूं कि Q3 की जो नंबर है वो इससे काफी बेहतर आएगी, ठीक है। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, यदि आंकड़े देखें तो 2016 तक, जब तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम भारत में नहीं आया था, औसताना हमारा इन्फ्लेशन 7.5% होता था। और यह भी बतला दूं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2008-2009 में जब समय था, उसमें 18 महीने हर महीने 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ करता था, 18 महीने हर महीने। इसके मुकाबले 2016 से आप देखें आंकड़े 2016 से 2024 तक, ये कोविड के बावजूद यूक्रेन वॉर और जो सप्लाई साइड प्रॉब्लम आए, 5% है औसताना इन्फ्लेशन।
और ऐसे समय में जब आपके एडवांस नेशंस में इन्फ्लेशन आपकी करीब करीब 2.5-4 गुना थी औसताना जो हिस्टोरिकल, उसके मुकाबले भारत में इन्फ्लेशन 90%। तो ये सब चीजें जो है राजनीतिक बातें नहीं हैं, ये आर्थिक बातें हैं जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझना जरूरी है। इसमें अच्छा काम हुआ है और अच्छा काम करने की जरूरत, मैं तो कहता हूं एक्चुअली भारत की क्षमता है वो 8% की ग्रोथ की है, तो हमें उसके लिए रिफॉर्म्स करना है। और इसमें जो आप कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स में, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जब कट हुआ, उसके यदि टैक्स कट नहीं हुआ होता, जो अर्थशास्त्री हम काउंटर फैक्चुअल बोलते हैं, ये बहुत अहम है कि क्या होता यदि वो जो कुशन थी वो कुशन नहीं होती, तो तब जो फॉर्मल सेक्टर फर्म्स हैं हमारे काफी उनको जॉब कट करनी पड़ती, जिससे और जो 100 साल में एक बार कोविड आई उससे एक्चुअली ये असर आया है। तो ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेशन में वक्त खत्म हो चुका है। मैं हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना बस ये चाहता बोलना चाहती हूं। हूं हमारे कि अगले V-shaped मेहमान आ recovery चुके हैं, होनी जोरदार चाहिए। तालियों के साथ वो कह रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट का आप धन्यवाद कीजिए कि वो इस जुड़े। गर्मा गर्म बहस हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर रेवड़ियां आपका इंतजार कर रही हैं, कुछ जलेबी भी है, कुछ रबड़ी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।